जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये वेलफेयर डिपार्टमेंट है, किसानों की बहबूदगी के लिए है और उनकी उन्नति और खुशहाली के लिए है। हमारा जो मुख्य ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, वो किसानों की आमदन को डबल करना है। जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है हमारा 2022 तक ये किसानों की आमदन को डबल किया जाए, जैसे कि भारत सरकार का ये टारगेट हमें मिला हुआ है। अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए एक 7 पॉइंट का प्रोग्राम है, जिससे हम ये कैसे अचीव करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि पैदावार तो बढ़ानी है। ये मेन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाया जाए। 2% से 4% तक ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। अभी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 2% पर रुकी हुई है, तो इसको 4% पे एनुअल ग्रोथ रेट ले जाना है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी, नई नई जो वैराइटीज़ रिलीज़ हो रही हैं और जो पुरानी वैराइटीज़ हैं 10 साल से पुरानी वाली वैराइटीज़ को वो सिस्टम से बाहर निकालना है और नई वैराइटीज़ को जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करना है। क्योंकि वैराइटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक रोलिंग प्लान होता है, उसको 3 साल सीड प्रोडक्शन में ही लग जाते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी दी जाए लोगों को, अच्छी अच्छी प्लांटिंग मटीरियल और वैराइटीज़ भी दी जाए ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए। और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ जो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, सीड जो है वो पैदावार बढ़ाने के लिए 15 से 20% का उसका रोल होता है। जो HYV सीड है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं, उसके साथ पानी का जो 30% रोल है प्रोडक्शन को बढ़ाने में। पानी की जब हम बात करते हैं इरिगेशन की, तो हमारी जम्मू डिवीज़न की इरिगेशन कोई 30% है, कश्मीर डिवीज़न में 60% एरिया जो है इरीगेटेड है, ओवरऑल यूटी में जो एरिया है वो 40% इरीगेटेड है। तो इरीगेशन के अंडर एरिया बढ़ाना है। उसके लिए हमारे 2 एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं जो फ्यूचर में कभी भी जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो हमारा 1 लाख हेक्टेयर एरिया जम्मू डिवीज़न में और इरीगेट होने वाला है। वो शापरकंडी बराज और उज प्रोजेक्ट जो हैं वो नियर फ्यूचर के प्रोजेक्ट हैं। जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं उस तब तक हम दूसरी जो तरीके हैं इरिगेशन का एरिया बढ़ाने के लिए, बोरवेल है, ट्यूबवेल है, शैलो बोरवेल हैं, डगवेल्स हैं, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स हैं और पानी बचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन स्प्रिंकलर ड्रिप सिस्टम है। उसके साथ साथ रेन गन्स हैं, रेन पाइप्स हैं, इनको हम प्रमोट करेंगे ताकि इरिगेशन के अंडर एरिया बढ़े और क्योंकि इससे प्रोडक्शन लगभग 30% बढ़ जाती है। अच्छा बीज फिर पानी तो 30% और बढ़ जाती है। अगर हम उसी के साथ जब अच्छे खाद इस्तेमाल करेंगे तो 40% प्रोडक्शन और बढ़ती है। बाकी जो प्रोडक्शन है वो 15 से 20% जो होती है वो मौसम पर निर्भर करती है और हम किस तरीके से फसल का रख रखाव करते हैं, बीमारियाँ और कीड़ों से उसका कैसे उसका रोकथाम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल है। अभी तक हमारा जो टारगेट था वो प्रोडक्शन तक सीमित था। अब ज़रूरत पड़ गई कि किसान को बिजनेसमैन बनाया जाए, एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, उसको अच्छा मैनेजर बनाया जाए। उसको ये समझ होनी चाहिए मुझे सस्ता लोन केसीसी से मिलता है, मुझे सब्सिडी कहाँ से मिलेगी, किस स्कीम में, गवर्नमेंट की स्कीम से हम मुझे सब्सिडी मिलेगी, अच्छे औजार मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब किसान को समझ आएगी तो वो अच्छा मैनेजर बनेगा और अच्छा बिजनेसमैन बनेगा। वो जो पैदा करेगा उसी पैदावार को खुद बेचे, तो भी इनकम जो है किसान की डबल हो सकती है। तो किसान को ये सारे टिप्स जो हैं, बिजनेस के टिप्स सिखाने के लिए हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है। ऐसे ही जब हम 5-6 ग्रुप्स जो हैं इकट्ठे कर लें तो FPO बन जाती है। 100 लोग मिलके, 5-6 ग्रुप मिलके और 100 लोग मिलके एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं और वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कंप्लीट बिजनेस यूनिट का काम करती है। किसानों की आमदन तभी डबल हो सकती है जब किसान पैदा भी करे, जो पैदा करे उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, वैल्यू एडिशन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो खुद करे और बेचे भी खुद। उसके लिए अपना, उसको बेचने के लिए आउटलेट हो, मंडी में जाने का उसको प्रोविज़न हो और इन सब चीज़ों के लिए जैसे उसको स्टोर करना है, वेयर हाउस चाहिए, स्टोर्स चाहिए, उनको रेफर वैन्स चाहिए। पेरिशेबल आइटम्स को मंडी तक पहुंचाने में वो गर्मियों में नुकसान होता है, तो उसको रेफर बैलेंस चाहिए। ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच आती हैं, ये हम किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि किसान भाई जो हैं वो मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करें और नॉन प्रोड्यूसर्स को, जो नॉन प्रोड्यूसर है, जो उगाता नहीं है खाली बेचता है, तो उसको चेन से बाहर करें।
तभी किसानों की इनकम बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में मंडियों को खोलना, किसानों के लिए मंडियाँ, और मंडियों में उनको ई नैम से जोड़ना, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ना, ताकि किसान को पता हो देश के किस किस कोने में क्या भाव कोई चीज़ बिक रही है, तो उस हिसाब से वो अपना माल इस पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है ई नैम के जरिए। तो ये एक और चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, और फाइनली जब लास्ट में जो चीज़ आती है वो ये है कि किसान को उसकी स्किल डेवलपमेंट की जाए। ट्रेनिंग, अवेयरनेस, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किसानों को हम ये ट्रेनिंग्स देंगे, उनकी स्किल बढ़ाई जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ाने में, मार्केटिंग में उनकी स्किल बढ़े, तो ये सारी चीज़ें हैं, और वो अच्छे एंटरप्रेन्योर बने। अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप में किसान भाइयों को 5 लाख की इमदाद देते हैं कि वो कोई भी इंटरप्राइज करना चाहते हैं, उनको 5 लाख की गारंटी एड है, और किसी किसान भाई के पास अगर इनोवेटिव आइडिया है तो उसको 25 लाख तक की गारंटी एड का प्रोविज़न है। अब रही जो डबल करने का एक और जो ज़रूरी सूत्र है वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन। जब तक किसान डाइवर्सिफाई नहीं करेगा, खाली खेती पे फसल उगा के इनकम डबल नहीं हो सकती, उसको इनकम का कोई दूसरा जरिया चाहिए। तो वो खेती के साथ साथ बी कीपिंग करे, मधुमक्खियों का पालन करे, मशरूम की खेती करे, बर्मी कंपोस्टिंग करे, डेयरी पालन करे, दूध उत्पादन करे, या स्मॉल रूमिनेंट्स भेड़ बकरी रखे, तो कोई ना कोई दूसरा जरिया पोल्ट्री जैसे है इसको भी अपनाए, तो उसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होगा तो उसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। अब डबलिंग द फार्मर्स इनकम में सबसे बड़ा रोल है हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर में सब्जियां हैं, फल हैं, इनकी इनकम ज़्यादा होती है, ये हाई इनकम ग्रुप में आता है। और फिर डेयरी का बहुत बड़ा रोल है। खेती बगैर पशुधन के मतलब इनकम्प्लीट है। जो किसान अगर पशुधन नहीं रखेगा तो खेती उसकी कमज़ोर रह जाएगी, क्योंकि उसको वहीं से रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे खाद मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें हैं, और खेती से जो फाडर मिलेगा वो पशुओं को इस्तेमाल होगा। तो ये दोनों के एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हैं। तो किसानों को डेयरी पे भी डाइवर्सिफिकेशन करनी है ताकि वो अपनी इनकम को बढ़ा सकें। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाएं किसान भाई, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में होता है खेती भी करो, गाय भी पालो, पशु पाल लो, भेड़ बकरी रख लो, मुर्गी पालन कर लो, आप मशरूम की कल्टीवेशन कर लो जहाँ पॉसिबल है, और उसके साथ मधुमक्खी रख सकते हो, बर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हो। तो ये मिक्स्ड टाइप ऑफ जो कल्चर आएगा मिक्स्ड फार्मिंग का, इससे किसानों की आमदन जो है वो डबल होने में कोई शक नहीं है। तो अब हम किसान भाइयों के लिए इन सारी स्कीमों का मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए हम जो है किसान भाइयों को जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, उसमें हम क्या क्या उनको दे रहे हैं। एक और चीज़ है कि अब देखने में ये आता है कि फार्म की जो लेबर है, फार्म पे जो मजदूरी करने वाले लोग थे, वो श्रिंक हो रही है, वो कम हो रही है, दिन बाय दिन कम हो रही है। तो उसका हल हमने निकाला है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें मैकेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। यहाँ तक कि ज़मीन को जोतने के लिए अब छोटी छोटी डीजल हल आ गई है, और ट्रैक्टर छोटे आ गए हैं, बड़े ट्रैक्टर हैं। तो जितनी भी मशीनरी है ये हम किसान भाइयों को, छोटी या बड़ी मशीनरी 40 से लेकर 50% सब्सिडी पे किसान भाइयों को बड़े पैमाने पर दे रहे हैं। इससे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगी। मशीनरी से कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होती है, जब कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगी तो इनकम बढ़ेगी। फिर हम किसान भाइयों के जो नुकसान हो जाते हैं, पेरिशेबल प्रोडक्ट के नुकसान होते हैं, ख़राब मौसम से नुकसान हो जाते हैं, फसल काटने के बाद नुकसान हो जाता है, मंडीकरण में पहुंचाने में उनको दिक्कत टाइम लगता है, जब बारिश हो जाती है, तो किसान भाइयों को ऐसी फार्म गेट लेवल पे, मतलब खेत के लेवल पे ऐसी सुविधा दे दी जाए कि फसल उसकी खेत पे ख़राब ना हो। तो जब हम लॉसेस भी कम करेंगे तो इनकम बढ़ेगी, किसान डाइवर्सिफाई करेगा इनकम बढ़ेगी, किसान जो है दूसरा सोर्स ऑफ इनकम रखेगा तो इनकम बढ़ेगी। क्रॉप इंश्योरेंस योजना प्रधानमंत्री जी ने, क्या इन किसान भाई उसके अंडर आ जाते हैं? जी, ये आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि जो अगर किसान भाई को नुकसान होता है तो उसके लिए उसको इंश्योरेंस कवर, फसल बीमा का इंश्योरेंस कवर जो है वो होना चाहिए। तो इस सीज़न से, खरीफ सीज़न से, करीब 2021 से हम जो है जम्मू, सांबा, कठुआ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने नोटिफिकेशन निकाल दी है फसल बीमा योजना की,
और इसमें हम 3 फसलों का इमीडिएट फसल बीमा ले रहे हैं। वो है धान की खेती, मक्की की खेती और रबी में जाके हम कनक की जो खेती है उसको फसल बीमा की योजना में ला रहे हैं। बचे हुए जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी भी टेंडर जो है वो फाइनल स्टेज पे है और वो भी इस योजना के अंतर्गत इसी सीज़न में उम्मीद रखते हैं कि इसी सीज़न में वो भी हो जाएगी। अब किसान भाइयों को एक और जो हमारी सुविधाएं हैं, हम जो उनको सुविधाएं दे रहे हैं, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें हैं, उसमें हर किस्म की किसान भाइयों को, चाहे उसने डिमॉन्स्ट्रेशन लगानी है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, उनको जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, वहाँ लोकल नीड के अकॉर्डिंग प्लान और प्रोजेक्ट बनते हैं। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, उसमें किसान भाइयों को इमदाद दी जाती है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड है। इसके साथ साथ हमारे पास और भी स्कीमें हैं। मैकेनाइजेशन है, मतलब फार्म की मैकेनाइजेशन करने के लिए जो औजार मशीनरी किसानों को देते हैं, वो भी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। और एक और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट स्कीम है किसान भाइयों के लिए, वो बीज और प्लांटिंग मटेरियल के लिए भी एक स्कीम है, उसको सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल सबमिशन के नाम से जाना जाता है। उसमें भी किसान भाइयों को सीड विलेज बनाने के लिए इमदाद दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको अच्छी उसको पेडिग्री का सीड दिया जाता है। पेडिग्री का मेरा मतलब है कि जो फर्स्ट जनरेशन सीड होता है वो ब्रीडर सीड होता है, उसके बाद उसका फाउंडेशन सीड बनता है। ये 2 कैटेगरी के जो सीड हैं ये गवर्नमेंट के फार्मों पे ही बनते हैं। और इसके बाद तीसरी जनरेशन का सीड जो बनता है वो सर्टिफाइड सीड होता है, जो लास्ट में हम तीसरी जनरेशन का सीड जो है किसान भाइयों को बोने के लिए देते हैं, और ये हाई पेडिग्री के सीड होते हैं। तो ये भी सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल स्कीम के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से लगभग हमारी कोई 10 स्कीमें हैं जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें हैं, जिसके अंतर्गत किसान भाइयों को सब्सिडी मिलती है, ग्रांट इन एड मिलती है, और ताकि वो अपने जो तौर तरीके हैं अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, अच्छे किस्म के बीज, औजार, मशीनरी, खादें इस्तेमाल करें। एक और स्कीम है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। जिन जिन इलाकों में जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक हैं, जहां फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम होता है या ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम होती है, तो उन इलाकों में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि किसान भाइयों को ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बेचने में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ज़्यादा रेट मिलते हैं और इंसान की सेहत भी अच्छी रहती है। तो इन सारी चीज़ों को लास्ट में हम ये भी प्रमोट कर रहे हैं किसान भाइयों को कि आप सेफ़ एग्रीकल्चर करें, ऐसी दवाइयाँ, ऐसे केमिकलों का इस्तेमाल कम करें जिससे कंज्यूमर की सेहत को नुकसान होता है। तो हम किसान भाइयों के लिए ये कर रहे हैं कि जो बैंड पेस्टिसाइड है वो हम मार्केट्स में पूरा सुपरविज़न रखी हुई है, कोई भी बैंड पेस्टिसाइड मार्केट में नहीं बिकता है। और जो रेड ट्रायंगल है, जो पेस्टिसाइड जिनके ऊपर रेड ट्रायंगल बनी होती है, वो हमने किसान भाइयों को पूरा सेंसिटाइज़ किया हुआ है कि रेड ट्रायंगल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप किसी किस्म की दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो येलो, ग्रीन और ब्लू ट्रायंगल वाले ही पेस्टिसाइडों का इस्तेमाल करें, ताकि कंज्यूमर की सेहत भी अच्छी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि किसान भाई आज जागृत है और वो हमारी स्कीमों का पूरा फ़ायदा ले रहा है और उसको पूरी अवेयरनेस है, रिस्पांस भी अच्छी आ रही है। तो हम अपने जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, कृषि उन्नति के जो मेले हैं, वो सारे उसके ज़रिए हम किसानों को टेक्नोलॉजी तक पहुंचाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करवाते हैं, और उनको देखने से ही आगे स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में फ़ायदा होता है।